वहाँ मत जाइए जहाँ रास्ता ले जाए, बल्कि वहाँ जाइए जहाँ कोई रास्ता नहीं है। अर्थात अपनी मंजिल पाने के लिए आप अपना खुद का रास्ता बनाइए, न कि औरों की नकल करिए। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अरिहंत हिंदी एजुकेशन में। और वीडियो में मैं शुरू करने से पहले इसके विषय की जानकारी दे दूं। आपने आधुनिक काल के अंतर्गत भारतेंदु युग को पढ़ा, द्विवेदी युग को पढ़ा। आज हम लोग पढ़ेंगे शुक्ल युग, यानी गद्य साहित्य के इतिहास का जो क्रम चल रहा है, जो सीरीज चल रही है, उसके अंतर्गत शुक्ल युग यानी गद्य के क्षेत्र में शुक्ल युग का क्या योगदान था, और उस समय के नाटककार, निबंधकार, उपन्यासकार और आलोचक कौन कौन थे, इन सभी की जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। और बढ़ने से पहले मैं याद दिला दूं, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट। शुक्ल युग को छायावाद युगीन गद्य भी कहा जाता है। ध्यान दीजिए, अभी जब हम लोग पद्य काव्य साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें छायावाद की भी अच्छे से व्याख्या की जाएगी, लेकिन अभी हम गद्य पढ़ रहे हैं तो गद्य के हिसाब से हमें उस युग की बात ही करनी है। तो शुक्ल युग की समय सीमा थी 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी। द्विवेदी युग के बाद हृदय के विचारों को व्यक्त करने की क्षमता शुक्ल युग में दिखाई देती है। शुक्ल युग की समय सीमा 1919 से 1938 तक की ईस्वी स्वीकार की जाती है। हिंदी गद्य साहित्य में पंडित रामचंद्र शुक्ल के महत्वपूर्ण योगदान के कारण इस युग का नाम शुक्ल युग पड़ा। इस युग को प्रसाद युग, प्रेमचंद युग और छायावादी युग के नाम से भी जाना जाता है। सन 1919 ईस्वी में पंजाब में जलियांवाला बाग में आयोजित सभा में निहत्थी तथा असहाय जनता को गोलियों से भून दिया गया। सन 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन आरंभ किया। इन घटनाओं ने राष्ट्रीय चेतना को और भी दृढ़ कर दिया। द्विवेदी युग में भाषा का पर्याप्त परिष्कार हो चुका था, अतः छायावाद युग में हिंदी का साहित्यिक रूप अपने पूर्ण उत्कर्ष पे पहुंच गया था। ध्यान दीजिए कि द्विवेदी जी ने अपने समय में, यानी उनके समय में ही भाषा पूरी तरह से परिष्कृत हो चुकी थी। शुद्ध वाक्य विन्यास का प्रयोग होने लगा था और व्याकरण के उचित नियमों में बंध कर हिंदी भाषा लिखी जाने लगी थी। तो और अब क्या हुआ, उसके बाद जब ये शुक्ल युग आया तो शुक्ल युग में जो भाषा बहुत अच्छी और साहित्यिक हो गई थी, उसकी अभिव्यंजना शक्ति विकसित हो गई थी तथा वह चित्रण प्रधान, लाक्षणिक, अलंकृत और कवित्वपूर्ण हो गई। उसमें अनुभूति की संघनता और भावों की तरलता भी है। द्विवेदी युग के उत्तरार्ध में जो लेखक सामने आए वे ही छायावाद में लिखते रहे। इनके साहित्य चेतना का मूल स्वर द्विवेदी युगीन ही है, किंतु छायावाद के अतीत प्रेम, सहज रहस्यमयता और लाक्षणिकता को इन लोगों ने स्वीकार कर लिया। शुक्ल युग के प्रमुख लेखक हैं राय कृष्णदास, वियोगी हरि, पंडित माखनलाल चतुर्वेदी, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, नंद दुलारे वाजपेयी, पांडे बेचन शर्मा उग्र, शिव पूजन सहाय आदि गद्य लेखकों ने छायावाद युग के गद्य को समृद्ध किया। उपयुक्त लेखकों में राय कृष्णदास और वियोगी हरि अपने भावपूर्ण प्रतीकात्मक गद्य गीतों के लिए और माखनलाल चतुर्वेदी अपनी प्रखर राष्ट्रीयता एवं स्वच्छंद अलंकारिक शैली के लिए और जयशंकर प्रसाद अपने मर्म स्पर्शी कल्पना चित्र के लिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अपने अद्भुत व्यंग्यात्मकता के लिए तथा महादेवी वर्मा अपनी करुण संवेदना एवं मर्म स्पर्शी चित्र विधान के लिए और नंद दुलारे वाजपेयी अपने गंभीर अध्ययन और स्वतंत्र चिंतन के लिए तथा पांडे बेचन शर्मा उग्र अपनी तीखी प्रतिक्रिया तथा आवेगपूर्ण नाटकीय शैली के लिए और शिव पूजन सहाय अपनी ग्रामीण सरलता के लिए याद किए जाते हैं। तो ये जो शुक्ल युग के लेखक हैं, जिनको कि छायावाद भी बोला जाता है और प्रेमचंद युग भी बोला जाता है, तो उस समय के लेखकों का जो शैली था लिखने का, वो जो मैंने अभी बताया वही है।
उसके बाद है शुक्ल युग के प्रमुख निबंधकार। निबंधकार देख लीजिए, आचार्य शुक्ल के आगमन से हिंदी निबंध साहित्य में बहुत अधिक सफलता प्राप्त की हिंदी ने, और निबंधों की भाषा में प्रौढ़ता के साथ साथ विविध शैलियों का विकास होने लगा। रामचंद्र शुक्ल की चिंतामणि मनोविकार विषयक निबंधों के क्षेत्र में अद्वितीय कृति है। शुक्ल के अन्य निबंधकार और उनके निबंध प्रमुख हैं। तो ध्यान दीजिए, मैंने ज़्यादा से ज़्यादा लेखकों और उनके लेखन को लेने की कोशिश की है ताकि आपको इस थोड़ी सी वीडियो में ज़्यादा की नॉलेज हो सके, यानी ज़्यादा कुछ आप ज्ञान प्राप्त कर सकें। तो पहले निबंधकार हैं इस युग के आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इनका प्रमुख निबंध है भाव या मनोविकार, श्रद्धा और भक्ति, करुणा, घृणा, ईर्ष्या, भय, क्रोध, चिंतामणि, काव्य में लोकमंगल की साधनावस्था, कविता क्या है, उत्साह। ध्यान दीजिए, कविता क्या है निबंध सर्वप्रथम संस्कृत सरस्वती पत्रिका में सन 1909 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। शुक्ल जी का चिंतामणि भाग 1 विचार विधि नाम से 1930 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद अगले निबंधकार हैं बाबू गुलाब राय। इनका प्रमुख निबंध है ठलुआ क्लब, फिर निराशा क्यों, मेरी असफलताएं, मेरे निबंध। शिवपूजन सहाय का निबंध है कुछ। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का निबंध है पंचपात्र, पद्मवन। और वियोगी हरि जी का निबंध है तरंगिणी, अंतर्नाद, पगली, भावना। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, आलोक पर्व। इसके बाद है शिवपूजन सहाय। शिवपूजन सहाय को भाषा का जादूगर भी कहा जाता है। शुक्ल युग के उपन्यासकार, अब ध्यान दीजिए, शुक्ल युग के जो उपन्यास थे उसमें प्रेमचंद का उदय एक महत्वपूर्ण साहित्यिक घटना मानी जाती है। यानी एक शुक्ल युग को प्रेमचंद युग भी जाना जाता है। तो उपन्यास के क्षेत्र में जब उपन्यास का कैटेगरी यानी जब विभाजन उपन्यास का किया जाएगा तो उसमें प्रेमचंद का नाम ही सर्वोपरि होगा। और जबकि हम गद्य की बात कर रहे हैं तो गद्य में शुक्ल अद्वितीय क्षमता थी उनके अंदर लेखन की, आलोचना की, तो इसलिए उनके व्यक्तित्व के कारण इस युग का नाम शुक्ल युग पड़ा है। तो बात हो रही है उपन्यासकार की, तो उपन्यास के क्षेत्र में प्रेमचंद का उदय होना एक महत्वपूर्ण साहित्यिक घटना है। प्रेमचंद जी ने रोमांचक, रहस्यात्मक और कौतूहलपूर्ण उपन्यासों के जगत से उपन्यास साहित्य को यथार्थ भूमि पर ला दिया। तत्कालीन, ध्यान दीजिए, रोमांचक, रहस्यात्मक और कौतूहलपूर्ण। पिछली वीडियो में आप लोगों ने द्विवेदी युग के बारे में जाना था कि उस समय तिलिस्मी या यारी और जासूसी उपन्यास ज़्यादा लिखे जाते थे। लेकिन जब शुक्ल युग आया तो क्या हुआ, यानी जो प्रेमचंद जी आए तो उन्होंने क्या किया कि साहित्य को यथार्थ की भूमि, यानी जो समसामयिक घटना थी, जो उस समय की घटनाएं थी, जो उस समय का समाज था, उस समाज के बारे में उन्होंने अपने उपन्यासों में लिखा, जिससे अब लोग अपने आसपास के जगत से भी जुड़ने लगे। तो तत्कालीन सामाजिक परिवेश, ग्रामीण जीवन, कृषकों एवं श्रमिकों का जीवन उनके उपन्यास में सजीव हो गया था। प्रेमचंद ने आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी, ध्यान दीजिए, आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी उपन्यास लेखन की परंपरा का प्रवर्तन किया। अन्य प्रमुख उपन्यासकार निम्नलिखित हैं। तो उपन्यासकार का नाम जब भी लिखेंगे शुक्ल युग में तो सबसे पहला नाम तो प्रेमचंद जी का ही होगा। तो प्रेमचंद के प्रमुख उपन्यास हैं प्रेमा, सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान और मंगलसूत्र। उसके बाद है विश्वंभर नाथ शर्मा। विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक का प्रमुख उपन्यास है माँ, भिखारिणी, संघर्ष। पांडे बेचन शर्मा उग्र है। इसके बाद उनका है प्रमुख उपन्यास चंद हसीनों के खतूत, दिल्ली का दलाल, बुधुआ की बेटी, शराबी, चॉकलेट। जयशंकर प्रसाद के प्रमुख उपन्यास हैं कंकाल, तितली और इरावती। ध्यान दीजिए, जयशंकर प्रसाद का उपन्यास इरावती अपूर्ण उपन्यास यानी अधूरा है। चतुरसेन शास्त्री की प्रमुख उपन्यास हैं हृदय की परख, व्याभिचार, आत्मदाह। और सियाराम शरण का प्रमुख उपन्यास है गोद, अंतिम आकांक्षा और नारी। फिर है शुक्ल युग के कहानीकार
शुक्ल युग की कहानियों में ग्रामीण तथा शहरी जीवन की समस्याओं का चित्रण किया गया था और मानवीय मूल्यों और मूल्यों का संघर्ष, पात्रों का अंतर्द्वंद तथा मानवीय कुंठाओं एवं पीड़ा की अभिव्यक्ति मिलती है। तो इस के प्रमुख कहानीकार और उनकी कहानियाँ हैं, जिसमें फिर से पहले नंबर पर प्रेमचंद जी ही हैं। इनका नवाब राय नाम से इन्होंने सोजे वतन पहली कहानी संग्रह लिखी थी, जो प्रकाशित जब हुआ तो उसे ब्रिटिश सरकार ने जब्त कर दिया। ध्यान दीजिए, प्रेमचंद का सोजे वतन प्रथम कहानी संग्रह था, जो तो प्रकाशित तो हुआ, लेकिन प्रकाशन के तुरंत बाद ब्रिटिश सरकार ने उसे जब्त कर लिया। और उसके बाद है पंच परमेश्वर, सप्त सरोज, कफन, सवा सिर गेहूँ, मुक्ति मार्ग, बूढ़ी काकी, नमक का दरोगा आदि। प्रेमचंद ने लगभग 300 कहानियाँ लिखी हैं, जो अब मानसरोवर शीर्षक से 8 भागों में प्रकाशित हैं। यानी प्रेमचंद जी की पूरी कहानियाँ मानसरोवर नाम की किताब में छपी है और वो किताब 8 भागों में बटी हुई है। उसके बाद है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इनकी प्रमुख कहानी है सुखमय जीवन, उसने कहा था बुद्धू का कांटा। उसने कहा था फ्लैशबैक पद्धति पर लिखी गई हिंदी की प्रथम कहानी है। ध्यान दीजिए, फ्लैशबैक पद्धति पर लिखी जाने वाली प्रथम कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी द्वारा लिखित उसने कहा था है। उसके बाद जयशंकर प्रसाद की प्रमुख कहानी है सालवती, छाया, प्रतिध्वनि, वधुआ, गुंडा, पुरस्कार, ममता, पत्थर की पुकार। फिर है वृंदावन लाल वर्मा। इनके प्रमुख कहानियां हैं शरणागत, कलाकार का दंड। भगवती चरण वर्मा, इनके प्रमुख कहानी है मोर्चाबंदी और इंस्टॉलमेंट। उसके बाद आइए देखते हैं आलोचक, शुक्ल युग के प्रमुख आलोचक। हिंदी आलोचना को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाने का श्रेय तो आचार्य शुक्ल जी को है। शुक्ल जी ने भारतीय एवं पाश्चात्य काव्यशास्त्र का समन्वय कर एक नवीन पद्धति का विकास किया। इनकी आलोचना पद्धति विश्लेषणात्मक थी, जो लोक मंगल की साधना, आदर्शवाद, नैतिकवादी, रस सिद्धांत आदि मूल्यों पर आधारित थी। शुक्ल युग के प्रमुख आलोचक और उनकी आलोचना ग्रंथों की सूची निम्नलिखित है, जिसमें पहले हैं रामचंद्र शुक्ल। इनका प्रमुख आलोचना ग्रंथ है जायसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत सार, काव्य में रहस्यवाद, गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास, रसमीमांसा, त्रिवेणी। ध्यान दीजिए, रसमीमांसा शुक्ल जी की सैद्धांतिक आलोचना है और शुक्ल जी ने आलोचना के क्षेत्र में विरुद्धों का सामंजस्य सिद्धांत का प्रवर्तन किया था। अगले आलोचक हैं कृष्ण शंकर शुक्ल। इनकी प्रमुख आलोचना कृतियां हैं केशव की काव्य कला, कविवर रत्नाकर। उसके बाद है बाबू गुलाब राय। इनकी प्रमुख आलोचना ग्रंथ है नवरस, साहित्य समीक्षा, काव्य के रूप, रहस्यवाद और हिंदी कविता। अगला है हिंदी काव्य विमर्श और हिंदी नाट्य विमर्श। उसके बाद है अगले आलोचक, इनकी प्रमुख आलोचना कृति है विश्व साहित्य, हिंदी कथा साहित्य। फिर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनकी प्रमुख आलोचना ग्रंथ है रविंद्र कविता कानन, पंत और पल्लव, प्रबंध पथ। उसके बाद है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। इनके प्रमुख आलोचना ग्रंथ हैं काव्यांग कौमुदी, वांग्मय विमर्श, गोसाई तुलसीदास, बिहारी, हिंदी में नाट्य साहित्य का विकास। तो ये मैंने ज़्यादा से ज़्यादा इनकी रचनाओं को रखा है ताकि आप लोगों को ये मैटर ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो में मिल सके। उसके बाद देखते हैं शुक्ल युग की प्रमुख पत्र पत्रिकाएं। तो देखिए परीक्षा में ज़रूर आता है, कभी पूछ लेता है भारतेंदु युग की 2 पत्रिकाएं, कभी पूछता है द्विवेदी युग की पत्रिकाएं, शुक्ल युग की पत्रिकाएं, तो 2 जरूर पूछता है। तो मैंने ज़्यादा से ज़्यादा लेने की कोशिश की है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पत्रों के बारे में जानकारी मिल सके। तो देखिए शुक्ल युग की प्रमुख पत्र पत्रिकाएं हैं। पहला है मर्यादा, इसके संपादक हैं कृष्णकांत मालवी, पद्यकांत मालवी, लक्ष्मीधर वाजपेयी, यानी 3 लोगों ने मिलकर इसका संपादन किया। ये वाराणसी से निकली थी और 1910 ईस्वी में इसका संपादन कार्य हुआ था। उसके बाद अगला पेपर है श्री शारदा। श्री शारदा के संपादक हैं नर्मदा प्रसाद,
द्वारिका प्रसाद और शालग्राम द्विवेदी, जो जबलपुर से निकलती थी सन 1916 में। ये छायावाद का सबसे अच्छा और श्रेष्ठ पत्र माना जाता था। इसने 1920 ईस्वी में छायावाद संबंधी लेखमाला प्रकाशित कर छायावाद को सर्वप्रथम मान्यता प्रदान की। यानी छायावाद के बारे में, छायावाद की मान्यता इसी पत्र से प्राप्त हुई है। इसी पत्र में छायावाद नाम से लेख लिखा गया था, तभी से इस छायावाद को मान्यता मिली है। ध्यान दीजिए, शुक्ल युग आप पढ़ रहे हैं और शुक्ल युग को छायावाद भी कहते हैं। फिर है कर्मवीर। कर्मवीर के संपादक हैं माखनलाल चतुर्वेदी। इसका संपादन कार्य जबलपुर से होता था और सन 1919 ईस्वी में। उसके बाद अगला पेपर है चाँद। इसके प्रमुख संपादक हैं रामरख सहगल, चंडी प्रसाद, महादेवी वर्मा और ये प्रयाग से प्रकाशित होता था सन 1920 ईस्वी। उसके बाद हिंदी नवजीवन, जिसके संपादक महात्मा गांधी, अहमदाबाद से इसका संपादन होता था सन 1921 ईस्वी। फिर है माधुरी। माधुरी के संपादक प्रेमचंद, ये लखनऊ से प्रकाशन होता था 1922 ईस्वी। उसके बाद अगला पेपर है मतवाला। शुक्ल युग के ही पेपर हैं सब। मतवाला, इसके संपादक आपके थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और ये कलकत्ता से निकलता था सन 1923 ईस्वी में। फिर है विशाल भारत। विशाल भारत के संपादक है बनारसी दास चतुर्वेदी, कलकत्ता से निकलती थी और सन 1928 ईस्वी में इसका प्रकाशन कार्य शुरू हुआ। ध्यान दीजिए, इसके दो और भी संपादक हैं, अज्ञे जी और श्री राम शर्मा जी। उसके बाद अगला पेपर है हंस। हंस के संपादक प्रेमचंद जी हैं। ये बनारस से प्रकाशित होता था सन 1930 ईस्वी में। ध्यान दीजिए, प्रेमचंद के दो पेपर हैं इसमें, माधुरी और हंस। तो माधुरी का प्रकाशन लखनऊ से होता था 1922 ईस्वी में, हंस का प्रकाशन बनारस से होता था 1930 ईस्वी में। तो दोनों ही बड़े फैक्ट के प्रश्न हैं, ये पूछता भी है प्रेमचंद ने किन पत्रों का संपादन किया। तो आज इसके लिए इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको मेरी वीडियो में कोई समस्या आती हो या कोई टॉपिक ऐसा है जो समझ में ना आता हो तो प्लीज़ आप उसे मेरे कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर पूछिए। मैं कोशिश करूँगी आपको उसका सही उत्तर, आपकी जिज्ञासा को मैं शांत करूँ, उसका सही उत्तर दूँ। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।